नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीति लता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद से हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सीखना, सीखने के मुख्य कारक एवं सीखने के नियम। सीखना क्या है? सीखना अनुभव, ज्ञान और कौशल का संगम है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जबकि व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता हो। सीखना अनुभव द्वारा हमारे ज्ञान में परिवर्तन है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ पशुवृत्त प्रवृत्तियां होती हैं। उन प्रवृत्तियों को परिवर्तित करने के लिए सीखना बहुत ही आवश्यक है। सीखने की प्रक्रिया बालक के जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। इसका एक सबसे सटीक उदाहरण है अभिमन्यु का। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ किया। जैसे कि आपको पता होगा कि अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह तोड़ने की कला थी वो अपनी माँ के गर्भ से ही सीखी, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती वो लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है। हमारा सीखना के कुछ नियम हैं जिन्हें हम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए मुख्य नियम कहते हैं। इसमें सबसे पहला नियम है अभ्यास का नियम। हम कोई भी कार्य लगातार करते हैं, लगातार हम उसका अभ्यास करते हैं तो वो सीखना हमारे लिए स्थायी हो जाता है, और जब हम उसका अभ्यास नहीं करते तो हम उसको भूल जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम के दिनों में बालक, आपने देखा होगा, लगातार पाठ को पढ़ते हैं, उसे रटते रहते हैं तो वो ज्ञान उनके लिए स्थायी हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो बालक उस पाठ को नहीं पढ़ते तो उस पाठ को वो भूल जाते हैं। सीखने का दूसरा नियम है तत्परता का नियम। जब हम किसी काम को करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, तो हम उस काम को तुरंत सीख लेते हैं। और यदि हम किसी काम को सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो दूसरा व्यक्ति लाख कोशिश कर ले, हम उस काम को नहीं सीख पाते। जैसे कि कोई 6 साल का बच्चा है, यदि हम उसे बीजगणित के सवाल सिखाएं तो वो बालक उस सवालों को नहीं सीख पाएगा। लेकिन यदि हम किसी 16 साल के बच्चे को श्रृंगार रस के बारे में पढ़ाएंगे तो बालक उस श्रृंगार रस के बारे में तुरंत ही सीख जाएगा। सीखने का जो तीसरा नियम है वो है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम करती है कि जब किसी काम का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़ता है तो हम उस काम को तुरंत सीखते हैं, लेकिन यदि वही प्रभाव हमारे ऊपर गलत पड़ता है तो हम उस काम को नहीं सीख पाते। इसका एक सबसे सटीक उदाहरण है पुरस्कार और दंड का। जब बालक कोई अच्छा कार्य करता है उसे पुरस्कार दिया जाता है, और यदि बालक कोई गलत काम करता है तो उसे दंड दिया जाता है। क्यों देते हैं? कि पुरस्कार देने पर बालक के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और बालक उस काम को बराबर करता है ताकि उसे पुरस्कार मिले। और कोई गलती होने पर यदि बालक को हम दंड देते हैं तो बालक दोबारा उस काम की पुनरावृत्ति नहीं करता। अब हम बात करते हैं सीखने के कारक की। हमारा जो सीखना है उसके कुछ मुख्य कारक हैं। जब भी हम सीखते हैं कुछ ऐसे कारक और परिस्थितियां होती हैं जो कि सीखने पर इन कारकों पर निर्भर करती हैं। सबसे पहला कारक है शारीरिक कारक। शारीरिक कारक में सबसे पहले हमारी ज्ञानेंद्रियां। आप सभी ये बात जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यदि इनमें से कोई भी ज्ञानेंद्रिय ऐसी है जो कहीं से कमज़ोर है तो बालक के सीखने पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक ठीक प्रकार से देख नहीं पाता, ठीक प्रकार से सुन नहीं पाता, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव उसके सीखने पर पड़ता है। इसके बाद है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। जैसे कि आपने सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। यदि हम शरीर से स्वस्थ नहीं हैं तो बालक अच्छी प्रकार से सीख नहीं पाएगा। किसी बात को सीखने के लिए बच्चे का शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। अब इसके बाद बारी आती है परिपक्वता की। परिपक्वता क्या है? कि जिस काम को करने के लिए हम मैच्योर हो जाते हैं, हम उस काम को तुरंत सीख जाते हैं। इसके एक बहुत उदाहरण है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने तरह तरह के प्रयोग किए। इन्होंने एक छोटे 2 बच्चों पे जो जुड़वा बहन थी उन पर प्रयोग किया। उसमें एक जो 6 माह की बच्ची थी उसको जीने पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया गया। दूसरी जो उसकी जुड़वा बहन थी उसको जीने पर चढ़ने का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। जब वो दोनों 1 साल की हो गई तब ये बात देखी गई कि दोनों की जीने पर चढ़ने की प्रतिभा समान थी। तो इस बात से हमें ये पता चला कि परिपक्वता का हमारी सीखने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला जो इसका कारक है वो है मनोवैज्ञानिक कारक। सबसे पहला इसमें प्रेरणा तथा अधिगम। जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं, प्रेरित होते हैं, तो हम उस काम को तुरंत करते हैं, और यदि हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होते तो हम उस काम को नहीं करते। जैसे यदि हमारी स्वयं इच्छा है कि हमें पढ़ना है तो हम उसको तुरंत पढ़ेंगे, और यदि दूसरे व्यक्ति हमसे लाख कह दे कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन यदि हम प्रेरित नहीं हैं पढ़ने के लिए तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। सेम यही बात है रुचि और रुझान की। यदि किसी कार्य की तरफ हमारी रुचि है तो हम उस काम को तुरंत करेंगे, और यदि हमारी रुचि नहीं है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। जैसे किसी बच्चे की डांस में रुचि है, नृत्य में रुचि है, तो वो कहीं भी जाएगा उसको वो चीज़ पसंद आएगी जो नृत्य से संबंधित है। लेकिन उसको अगर ज़बरदस्ती नृत्य के अलावा कुछ और चीज़ सौंप दी जाए, उसको कला दिला दी जाए, तो बच्चा उस कला को करने में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगली जो चीज़ है वो है अधिगम की इच्छा।
हम किसी काम को करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हैं, हमारी इच्छा है, तो हम उस काम को तुरंत सीखेंगे। और यदि अगर हम तैयार नहीं हैं तो लाख कोशिश करने पर भी कोई हमें उस काम को नहीं सिखा पाएगा। अगला इसका कारक है बुद्धि। बालक अपनी बुद्धि के हिसाब से सीखता है। बालक की बुद्धि जितनी ज़्यादा होगी बालक उतना ही ज़्यादा सीखेगा, और उसकी बुद्धि जितनी कम होगी बालक उतना ही कम सीखेगा। अगला कारक आता है पर्यावरण संबंधी कारक। जो हमारा वातावरण है, हमारा आसपास का माहौल है, वो भी हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि हम विद्यालय में जाते हैं, वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ का कैसा वातावरण है, स्वच्छ वायु है, हवा है, रोशनी है, धूप है, ये सारी परिस्थितियाँ हमारे सीखने पर निर्भर करती हैं। इसके बाद आते हैं अन्य कारक। अन्य कारक में विषय सामग्री का स्वरूप। जो भी हमारा कोर्स है, हमारा सिलेबस है, वो क्या है, वो किस प्रकार का है, वो हमारी उम्र के अनुरूप है, हमारी क्लास के अनुरूप है या नहीं है। कहीं कहीं पर ये बात देखी गई होगी कि बच्चे का जो कोर्स है बहुत ज़्यादा टफ होता है, बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए बच्चा पढ़ाई में पिछड़ जाता है। इसलिए जो हमारी विषय सामग्री का स्वरूप हो वो बालक की बुद्धि के अनुकूल हो। जैसे छोटे बच्चों के लिए आपने देखा होगा करके सीखना, खेल द्वारा सीखने की विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला है अधिगम की विधियाँ। सीखने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। विधियाँ हमारी स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए जैसे अभी मैंने बताया खेल विधि का प्रयोग किया जाता है, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं व्याख्यान विधि, इन सब विधियों का प्रयोग होता है। इसके बाद अभ्यास। इससे पहले जो मैं बता चुकी हूँ कि अभ्यास द्वारा सीखना बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। जिस बात का हम लगातार अभ्यास करते हैं वो काम हमारे लिए स्थायी हो जाता है, और यदि हम अभ्यास नहीं करते हम उस काम को कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। जैसे साइकिल चलाना, तैरना, नृत्य करना, गाना गाना, क्रिकेट खेलना आदि इन सब के उदाहरण हैं। इनका अभ्यास ना करने पर हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। इसके बाद है शिक्षक और अधिगम की प्रक्रिया। जो अध्यापक हैं और अधिगम की प्रक्रिया है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा संबंध है। शिक्षक का व्यवहार कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा बालक को प्रभावित करते हैं। यदि शिक्षक का दर्शन अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो बालक उससे बहुत कुछ सीखता है। इसके विपरीत यदि शिक्षक ऐसा है जो बालक को किसी तरह प्रभावित ना करे तो बालक सीखने में पिछड़ जाते हैं। अगली चीज़ है सफलता या परिणाम। सफलता या परिणाम का जानना बालक के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि हमें ये बात पता चलती है कि हम किसी काम में सफल हुए हैं, हमने उस काम को कहाँ तक प्राप्त किया है, तो उस काम को सीखने की हमारी इच्छा लगातार बढ़ती जाती है। और यदि हमें अपना परिणाम पता नहीं चलता, लगातार हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल के समय में जो कुछ हो रहा है, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, फिर एग्ज़ाम देते हैं, उसका रिजल्ट नहीं आता, सालों साल ऐसे ही गुजरते चले जाते हैं, लोग ओवर एज हो जाते हैं। तो ये सीखने में कहीं ना कहीं कमी है कि अगर हमें लगातार अपने परिणाम का पता चल जाता है तो हम लगातार उस काम को सीखते हैं, और यदि हमें उसका परिणाम पता नहीं चल पाता तो हमारी सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखने के ये सारे कारकों के द्वारा ही सीखना प्रभावशाली सिद्ध होता है और इन पर ही सीखना आवश्यक है। धन्यवाद।